रचनात्मक कार्य कर लिया है, अब व्याकरण अंश का विषय आ गया, व्याकरण वाले भाग को करना है। ये 25 नंबर का है, ये है सैंपल पेपर का भाग। अनुप्रयुक्त व्याकरण में प्रथम 4 नंबर के लिए संधि विच्छेद आया है। संधि अथवा विच्छेद दोनों में से कुछ भी आ सकता है, अथवा दोनों मिलाकर भी देते हैं, जैसे यहीं भी दोनों मिलाकर दिया गया है। देखो, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, रेखांकित पदेषु, अंडरलाइन किए हुए पदों में यानी शब्दों में, संधिम, संधि अथवा संधिच्छेदम, संधि विच्छेद कुरुत करो, ऐसा कहा गया है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्नों को करना है इनमें से। अब 4 करना है, 5 यहां पर दिया गया है, एक ऑप्शन के लिए आपको छोड़ दिया गया है। अब सर्वेत्र, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो सर्वे अत्र ऐसा होगा, यहां पर पूर्व रूप संधि है। अब उसी प्रकार से यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है ही एनम। देखो, संधि वाले में पेपर में आपको मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू नहीं आने वाला है। ये संधि बहुत सरल विषय है, ऐसा सीबीएसई मानती है, इसलिए सीबीएसई के अनुसार आपको इसमें चॉइस नहीं मिलेगा, 4 या 3 चॉइस नहीं मिलेंगे। संधि वाला तो ठीक से पढ़ के जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ही एनम, ही एनम को जोड़ना है, क्योंकि ही के बाद हा में ई है और एनम का ए है, इन दोनों में यण संधि हो जाएगी, हे नम बन जाएगा। और उद्दंड, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो उद्दंड में उत उपसर्ग है, दंड शब्द है, उत्दंड ऐसा बन जाएगा संधि विच्छेद करने पर। यह व्यंजन संधि है, तकार को दकार में परिवर्तन किया गया है। अब क्रोध एषः, यहां पर अंडरलाइन किया गया है, तो क्रोध एषः ऐसा मूल में शब्द है, यानी संधि विच्छेद करने पर ऐसा बनेगा। संधि होने पर विसर्ग लोप हो गया था, तो यह विसर्ग संधि का ही विषय हो गया। कथम इव पश्येयम, चक्षुहीन में अंडरलाइन किया गया है, तो यहां पर चक्षु का जो विसर्ग है यहां पर संधि होकर रेफ में परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम विसर्ग संधि के अंतर्गत ले सकते हैं, इसको चक्षुरहीन ऐसे लिखना है, यानी विसर्ग रेफ बन जाएगा। अब छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन समास का विषय है। समास भी 4 नंबर का आएगा। समास थोड़ा कठिन विषय है, इसलिए समास में आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस जहां हो उसमें चारों के चारों ऑप्शन को लिखकर टिक लगा देना सबसे उचित और समझदारी वाला काम है। यह भी आपको इशारा कर दूं, ऐसे चारों के चारों ऑप्शन लिखकर आप नीले ही पेन से ऑप्शन लिखें और नीले ही पेन से टिक लगा के आए, तो नीला पेन मास्टर के पास भी होता है। कई बार बच्चा फेल हो रहा होता है तो नीले पेन से टिक ही तो लगाना है, लिखने में ना राइटिंग का चेंज होता है। अगर बच्चा टिक ही लगाने के लिए मौका देता है, चारों ऑप्शन लिखा है, इसलिए आप ऐसे मौके मत दें कि आपको फेल ही करना पड़े। आप ऐसा मौका लेकर चलें कि चारों के चारों ऑप्शन लिखने पर आपको भला होने वाला है, इसलिए चारों ऑप्शन लिखें। अगर आपके पास समय नहीं है तो ऐसा कुछ मत करिए, उचित आंसर को ही लिख कर आए। जैसे सूर्योदय भूमि, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, सूर्योदय की भूमि ऐसा बनाना है, तो हमने सूर्योदयस्य भूमि, सूर्योदय की भूमि ऐसा विग्रह वाक्य बनेगा। इसी को हम सही उत्तर के रूप में लिखकर आ सकते हैं। उसके बाद वानराणाम यूथपः, यूथम पाति इति यूथपः होता है, यानी यूथ समूह की रक्षा करता है, वो है यूथप। तो ये उपपद तत्पुरुष है, यूथम पाति इति, ये वाला सही है। अब समयम अनतिक्रम्य, ये वाला अंडरलाइन किया गया है, तो यथा समयम इसका उचित उत्तर है, समय को अतिक्रमण न करते हुए, तो यथा समय। सकरुणम, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, सकरुणम करुणया सह, करुणा के साथ, ऐसा विग्रह वाक्य बनेगा। अब उसके बाद व्यास नारदौ, व्यास और नारद ऐसा कहने के लिए है, तो ये द्वंद्व समास है, व्यासः च नारदः च, ऐसा द्वंद्व समास का विग्रह बनेगा। अब उसके बाद 7वां अभ्यास है प्रकृति प्रत्यय को अलग करने का, यानी प्रत्यय बताने के लिए 4 नंबर का प्रत्यय का भी आने वाला है आपको इस बार। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, रेखांकित पदानाम, अंडरलाइन किए गए शब्दों का प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय संयोज्य, संयोग करके अथवा विभज्य, विभाजन करके
उचितम उत्तरम, उचित उत्तर विकल्पेभ्य चित्वा, विकल्प से चुनकर लिखता लिखें। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, इसमें भी केवल 4 प्रश्न करने हैं। जैसे यहां पर विपुला है, विपुल शब्द से टाप प्रत्यय लगाया गया है, यहां पर टाप प्रत्यय है। देखो विपुलह के साथ नहीं है, क्योंकि विपुलह शब्द है, विसर्ग के साथ होगा तो शब्द होगा, विपुल ये प्रातिपदिक के साथ लगा है। अब उसके बाद है विद्वांस एवं चक्षुष्मंतः, चक्षुष्मंत शब्द में अंडरलाइन किया गया है, तो चक्षुष में मतु प्रत्यय लगने पर चक्षुष्मान, चक्षुष्मंतो, चक्षुष्मंत ऐसे रूप बनेंगे, तो ये मतु प्रत्यय है। और ईटा ही यस्यास्ति पूर्य ङिप, तो पूरा में ङिप प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनता है? पुरी बनेगा, तो आप पुरी लिखेंगे और ये यही उत्तर होने वाला है। अस्मिन अवसरे समाज ठक, समाज में ठक प्रत्यय लगने पर सामाजिक बनता है, सामाजिक बनेगा, ठक लगने पर इक हो जाता है, सामाजिक बनता है। और ये ठक प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। उसके बाद है अवक्रता, अवक्रता में आ है तो टाप प्रत्यय होगा, अवक्र टाप, इसको उत्तर के रूप में आप लिखेंगे। उसी प्रकार से वाच्य अनुसारम, ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का विषय आ गया, ये 3 नंबर का है, 4 नंबर का नहीं, थोड़ा कम का आता है ये। अब देखिए इसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को बताना है, जैसे कि हमने आपको बता दिया केवलम प्रश्नतरियम, 3 प्रश्न ही करने हैं, यानी यहाँ 4 हैं, इन चारों में से आपको 3 करके आना है। जैसे यहां पर है आदित्य वैभव इदानीम तो या किम क्रियते, आदित्य कहता है अरे वैभव तुम आजकल क्या कर रहे हो, वैभव कहता है आदित्य अधुना तो मया, आजकल तो मया मेरे द्वारा अध्ययनम क्रियते, अध्ययन किया जा रहा है, क्या वार्ता, क्या बात है, ऐसा वैभव ने फिर पूछा। पहले तो कहा कि आजकल या अभी मेरे द्वारा पढ़ाई किया जा रहा है, उसके बाद कहा कि क्या बात है। आदित्य कहता है नास्ति विशेष, कोई विशेष नहीं है, अस्मा भी, हमारे द्वारा, यहां पर अस्मा भी आएगा क्योंकि क्रीडितुम बहि गम्यते, हमारे द्वारा खेलने के लिए बहि गम्यते, तो कौन जाना चाहता है, हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा ऐसा होने के लिए अस्मा भी आएगा। यहां पर अस्मा भी नीचे है तो हमने जोड़ लिया। तुम अपि आगच्छा, तुम भी आओ, हमारे द्वारा बाहर जाया जा रहा है, खेलने के लिए बाहर निकला जा रहा है, तो तुम भी आओ, ऐसा कहा। तो वैभव कहता है ना, नहीं, स्वः मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी, अतः अद्य, इसलिए आज अहम आएगा यहां पर, क्योंकि संपूर्ण दिने पठामी, ये संपूर्ण दिन पढ़ता हूं, तो कौन पढ़ेगा, अहम है ना यहां पर, तो अहम को लिखना पड़ेगा, पठ्यते इत्यादि कुछ भी नहीं आएगा, मैं पढ़ता हूं ऐसा आएगा, तो इसलिए अहम आएगा। अब उसके बाद आदित्य कहता अस्तु किंतु तुम किम पठसि, किंतु तुम क्या पढ़ते हो, ऐसा पूछने पर वैभव कहता है गणित विषयस्य परीक्षा भविष्यति, गणित विषय की परीक्षा है, अतः मया गणित विषय पठ्यते, अंतिम पठ्यते आएगा, मेरे द्वारा गणित का विषय पढ़ा जाता है, ऐसा कर्मवाच्य बन जाएगा। अब 9वां अभ्यास है, ये भी व्याकरण संबंधी है, लेकिन पूरा व्याकरण संबंधी तो नहीं है, लेकिन ये संख्या संबंधी है, समय को बताने वाला है। ये 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का है, और 4 यहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से 3 लिखने हैं। समय को बताने वाला, समय को संस्कृत में समय को समझने वाला एक वीडियो मैंने सबसे शुरू में बनाया था, वो अगर आप देखना चाहें तो देखिएगा। खाली स्थान है, वहां पर जो अंक है, अंक को लिखना है शब्द में, कालबोधक शब्द ही, समय बताने वाले शब्दों के द्वारा अधोलिखित दिनचर्याम पूरयत, अधोलिखित या नीचे लिखे हुए दिनचर्या को पूर्ण करें। हमें दिनचर्या से संबंध नहीं है, हमें केवल ये अंक को शब्द में लिखना है। जैसे 4 है, 4 को हमें लिखना है, तो चतुर से 4 बनता है। अब ये जो वादने है, वादने के साथ इसको जोड़ेंगे चतुर को, तो चतुर्वादने बनेगा, 4 बजे उत्तिष्ठति, उठता है। अब दिनचर्या में ऐसा वादने आगे है, इसलिए आप चतुर ऐसा लिखकर आगे वादने के साथ जोड़ने का प्रयास करना, नहीं तो ऐसा डैश लगाना, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध होते संस्कृत में नंबर काटने के लिए तो बहुत तैयार हो जाते हैं गुरुजी, ठीक है, इसलिए आप ऐसा लिखना, यहां वादने आगे जुड़ा हुआ है, यानी बजे, ऐसा बजने पर, ऐसा कहने के लिए सप्तमी विभक्ति लगाकर वादन लिखा ही गया है। अब उसके बाद है यहां पर 5.25 है, तो इसको 5.25 को, सवा को सपाद कहा जाता है संस्कृत में, और 5 को पंच, सपाद पंच। अब वादने यहां पर पहले से ही लिखा हुआ है, तो उसको जोड़ दिया तो सपाद पंच वादने, 5:15 बजे, ऐसा हो गया। उसी प्रकार से यहां पर
7:45 है, तो हम इसको हिंदी में 7:45 कहते हैं। ऐसे ही संस्कृत में भी पौने को पादोन कहा जाता है, पादोन पौने, और 8 को अष्ट, 7:45 को पादोन अष्ट ऐसा लिखेंगे, वादने को जोड़ देंगे, अथवा पादोन के बाद एक डैश, उसके बाद अष्ट के बाद एक डैश, ऐसे डैश लगाकर पादोन अष्टवादने बनाइए 7:45 बजे, क्योंकि 7:45 बजे लिखने की बजाय पादोन अष्टवादने लिखना आसान है। अब उसके बाद 2:30 बजे का है, तो इस 2:30 बजे को हम लिखेंगे सार्ध द्वि, क्योंकि सार्ध का साढ़े, साढ़े को संस्कृत में सार्ध कहा जाता है, और 2 को द्वि, सार्ध द्वि, उसके बाद डैश, उसके बाद वादने, सार्ध द्वि वादने ऐसे बनेगा। हिंदी में 2:30 बजे कहा जाता है, 2:30 ऐसा बनेगा संस्कृत में, ठीक है। अब उसके बाद 10वां प्रश्न, मंजूषायाम प्रदत्तैहि उचितैहि अव्यय पदैहि, मंजूषा में दिए गए उचित अव्ययों के द्वारा अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान भरें। ये जो अव्यय है ना, ये अव्यय बिल्कुल सटीक अर्थ देने वाले और खास जगहों में लगने वाले हैं, तो उनको लगाकर आपको ये वाक्य पूरा करना है। जैसे प्राण त्राणाय अश्वाहा, प्राण बचाने के लिए घोड़े अधावन दौड़ गए, तो यहां पर घोड़े कहां दौड़े, इदानीम अभी नहीं, अपि नहीं, इतस्ततः इधर उधर, ये इतस्ततः यहां पर आएगा, ये हमें पता चल जाएगा, दौड़ गए ऐसा हमने लिख लिया। यूयम सर्वे, तुम सब, मम प्रिया, मेरे प्रिय हो, तो तुम सब मेरे प्रिय हो, तो यहां पर च भी लग सकता है, और इदानीम तो नहीं लगेगा, इतस्ततः लिख ही दिया, अपि भी लग सकता है, और एव भी लग सकता है। तो हम इन तीनों में से एक लगाने के लिए हम इसको खाली छोड़ेंगे। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तो आता है, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आप लोग ऐसा लगे तो ऐसे डाउट वाले को छोड़कर जिसमें कन्फर्म हो उसको पहले लिखिए, उसके बाद आगे वाले को देखिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से तो हे कौन्तेय यानी अर्जुन, वैराग्येण, वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य ऐसा कहने के लिए यहां पर जरूर च आना चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से, तो यहां पर च लिखेंगे, गृह्यते, पकड़ा जाता है, तो च भी चला गया, इतस्ततः भी चला गया। अब उसके बाद अर्जुन त्वम, उसके बाद खाली स्थान मुंच, हे अर्जुन तुम छोड़ दो ब्रह्मास्त्रम, ब्रह्मास्त्र को, एतत निवारयितुम, इसको निवारण करने के लिए, तो यहां पर इसको निवारण करने के लिए तुम छोड़ो, तो तुम भी छोड़ो ऐसा कहना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भी के लिए यहां पर अपि आ सकता है, तो अपि हमने लिख दिया, अपि चला गया, च चला गया, तो हमको ये समझ में आई गया कि च, अपि और एव में से ये एव ही यहां पर आएगा, ये दूसरे नंबर में एव लिखा जा सकता है, ये हमसे निर्णय हो जाता है धीरे धीरे। उसके बाद लास्ट वाला तो बचा हुआ इदानीम है, इदानीम अब विषादम त्यक्त्वा, विषाद को त्याग कर उद्यमः क्रियताम, उद्यम करें, ऐसा अपने आप आपको पता चल जाएगा, और इसको भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको रचनात्मक कार्य करने हैं। अब 11वां है, ये 3 नंबर का ही है। अब इसमें लिखा हुआ है कि नीचे लिखे हुए अंडरलाइन किया हुआ शब्द अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द के स्थान पर उचित शब्द को 4 ऑप्शन में से चुनकर लिखना है। यह प्रश्न का भाव है। देखो, केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं, यहां पर 4 दिए गए हैं, उनमें से जैसे प्रबुद्धो जग गए दंपति, 2, दंपति का मतलब 2 होता है, प्रबुद्धो का मतलब भी 2 होता है, लेकिन ते का मतलब स तौ ते बहुवचन का है, तो ये ते बिल्कुल गलत हो सकता है, इसलिए अंडरलाइन किया गया है कि यहां पर ये नहीं होगा। प्रबुद्धो में औ लगा है, दंपति द्विवचन है, तो प्रबुद्धो जैसा ही तौ यहां पर है ना, ये तौ यहां पर आएगा, ये आपको समझ में आएगा, प्रबुद्धो तौ दंपति। अब कुमारगम आश्रितस्य मम कीदृशः, कीदृश में अंडरलाइन किया गया है, तो ये गलत है। इयम क्लेश परंपरा, यह क्लेश की परंपरा, तो क्लेश परंपरा का विशेषण है ये कीदृश, तो कीदृश नहीं होना चाहिए, तो कीदृश के स्थान पर क्या होना चाहिए, क्लेश परंपरा स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए ना, तो कीदृशी यहां पर स्त्रीलिंग एक वचन में है। देखो, क्लेश परंपरा भी एक वचन में था, तो कीदृशी को हमने लिख लिया। अब जैसे त्वम नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानाति, तुम नाचने को छोड़कर दूसरा क्या जानता है, तुम क्या जानता है होता है, या तुम क्या जानते हो,
तो जानता है नहीं, जानाति यहां पर गलत होगा। जानाति के स्थान पर क्या आना चाहिए? तुम के स्थान पर सी थ थ ऐसा लगा हुआ कुछ शब्द आना चाहिए, क्योंकि मध्यम पुरुष है ना त्वम, तो मध्यम पुरुष में जानासी आना चाहिए। बिल्कुल ये जानासी वाला आपको जोड़ देना है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष में सी थ थ ऐसा लगा हुआ ही आएगा। त्वम युवाम यूयम में ये तीन ही आएंगे और कोई आएगा नहीं। अब उसके बाद है राजा वैद्यान आहूय पृच्छतु। राजा वैद्य को बुलाकर पूछो, ऐसा बन रहा है। पृच्छतु अशुद्ध है, तो इसके जगह पर हमें क्या करना होगा? उसने पूछा था, ऐसा पूछा, ऐसा कहने के लिए अपृच्छत इसको लगाना होगा। यही यहां पर प्रश्न का उत्तर है। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ऐसे मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम चर्चा करें, अधिक से अधिक मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर आए, या केवल पाठ ही पढ़ाते रहें आप लोगों को, ये जरूर बताइएगा। हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं ऐसा। इसी प्रकार से हमने अप्लाइड ग्रामर अनुप्रयुक्त व्याकरण के 25 नंबर, 15 नंबर का रचनात्मक कार्य, 40 नंबर और 10 नंबर का अपठित अवबोधन मिलाकर हमने 50 नंबर का पूरा कर लिया है। अब जो पठित यानी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम अब दूसरे भाग में पढ़ेंगे।